नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर शिवाकांत मिश्रा अपने YouTube चैनल श्री विद्या अकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपके साथ MPPSC मेंस एग्जाम में पुराने सिलेबस के हिसाब से पेपर 4 में और नए सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर 2 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद पर चर्चा करने जा रहे हैं। दीनदयाल उपाध्याय जो कि एक सांस्कृतिक राष्ट्रवादी चिंतक हैं, उनके दर्शन का मूल आधार एकात्म मानववाद है, जिसे कि इंग्लिश में इंटीग्रेटेड ह्यूमनिज्म कहा जाता है। एकात्म मानववाद दर्शन, मैंने कहा कि दीनदयाल जी के विचारों का, उनके दर्शन का मूल आधार है। इसका आधार भारतीय संस्कृति है। यह भारत में बढ़ते हुए पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव की प्रतिक्रिया में व्यक्त किया गया एक सिद्धांत है। दीनदयाल जी के समय, और जैसा कि अभी भी है, भारत में निरंतर पाश्चात्य दर्शन, पाश्चात्य संस्कृति, पाश्चात्य विचारों का प्रभाव बढ़ रहा था और उसके परिणाम स्वरूप भारतीय समाज और संस्कृति में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो रही थीं, व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन में और सामाजिक जीवन में। और इसलिए दीनदयाल जी ने ये एकात्म मानववाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया, जो कि पाश्चात्य संस्कृति के विरोध में भारतीय संस्कृति को आधार बना करके प्रस्तुत किया गया। तो क्या है एकात्म मानववाद का अर्थ? भारतीय संस्कृति जीवन को इंटीग्रेटेड यानी कि एकात्मक रूप में देखती है। एकात्मक या इंटीग्रेटेड होने का मतलब होता है विभिन्न पक्षों की अंतः संबद्धता, इंटर रिलेशनशिप ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स, और इसी के साथ विभिन्न पक्षों की पारस्परिक पूरकता, म्यूचुअल कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स। बहुत सारे पक्ष जो कि एक दूसरे के कार्यों में सहायक होते हैं, एक दूसरे के सहयोग से अपने कार्यों को संपन्न करते हैं, विरोधी नहीं होते हैं, इसी को कहते हैं पारस्परिक पूरकता। तो दीनदयाल जी ने कहा कि भारतीय संस्कृति पारस्परिक पूरकता पर आधारित है। भारतीय संस्कृति अनेकता में एकता की खोज करती है, डिस्कवरी ऑफ यूनिटी विद इन द डाइवर्सिटी। कि जीवन में विविधता है, समाज में विविधता है, वेरिएशन है, लेकिन इस विविधता के बीच भी व्यक्ति के जीवन के तमाम पक्ष एकीकृत हैं और समाज के तमाम पक्ष एकीकृत हैं। तो आखिर को भारतीय समाज जिसमें अनेक प्रकार की विविधता है, उस समाज की एकात्मकता, उसके इंटीग्रेशन का, उसका एक दूसरे के साथ जुड़े रहने का आधार क्या है? तो उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में पारस्परिक पूरकता का भाव निहित है, सेंटिमेंट ऑफ म्यूचुअल कॉम्प्लीमेंट्री, कि सभी एक दूसरे के लिए सहायक हैं, एक दूसरे के विरोधी या प्रतिद्वंदी नहीं है। और यही पारस्परिक पूरकता भारतीय समाज और संस्कृति के जुड़े होने का, उसके इंटीग्रेशन का आधार है। उन्होंने कहा कि भारतीय समाज में जीवन में सर्वत्र एकात्मकता पाई जाती है। ये एकात्मकता किन रूप? पहली बात है व्यक्ति के जीवन के समस्त पक्षों में एकात्मकता, इंटीग्रेशन विद इन द ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ए इंडिविजुअल। दूसरा हो जाता है समाज के सभी पक्षों में एकात्मकता, इंटीग्रेशन विद इन द एस्पेक्ट्स ऑफ द सोसाइटी। समाज के, और तीसरा होता है समाज की एकात्मकता, इंटीग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल सोसाइटी, व्यक्ति व समाज की
एकात्मकता। ये तीन पक्ष हैं एकात्म मानववादी दर्शन के। व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पक्षों में एकात्मकता हुआ करती है। उन्होंने पाश्चात्य दर्शन के इन विचारों का उन्होंने उनकी निंदा की, उन विचारों की जो कहते हैं कि मैन इज ए इकोनॉमिक एनिमल, यानी कि अर्थशास्त्र कहता है कि मैन इज ए इकोनॉमिक एनिमल, पॉलिटिकल साइंस कहता है मैन इज ए पॉलिटिकल एनिमल, बायोलॉजी कहती है मैन इज अ बायोलॉजिकल एनिमल, सोशियोलॉजी कहती है मैन इज ए सोशल एनिमल। तो उन्होंने कहा कि पाश्चात्य दर्शन, पाश्चात्य संस्कृति और सभ्यता, उनके सिद्धांत व्यक्ति के जीवन को और समाज को टुकड़ों में बांट करके देखते हैं। यानी कि कोई कह रहा है कि मनुष्य सिर्फ आर्थिक है, इकोनॉमिक एनिमल, कोई कह रहा है कि मैन ओनली पॉलिटिकल एनिमल, तो किसी ने कह दिया कि बायोलॉजिकल एनिमल। तो इन दर्शनों ने समाज को टुकड़ों में बांट करके देखा, और राजनीति ने, या कुछ विचारक जो कि राजनीति में विश्वास करते हैं, उन्होंने राजनीति को ही अधिक महत्व प्रदान कर दिया। अर्थशास्त्रियों ने अर्थव्यवस्था को ही सब कुछ मान लिया और उन्होंने उसी को महत्व प्रदान किया। और जो बायोलॉजिस्ट हुआ करते थे, फिजिशियंस हुआ करते, उन्होंने कहा कि जो कुछ है, देह है, शरीर है, इसी की आवश्यकता की पूर्ति ही सब कुछ है। तो दीनदयाल जी ने कहा कि व्यक्ति का जीवन इंटीग्रेटेड है, पारस्परिक रूप से पूरक है। अर्थात अर्थव्यवस्था या राजनीति या धर्म, समाज, शारीरिक आवश्यकताएं, शिक्षा, सब मिलकर के व्यक्ति के जीवन को संपूर्ण बनाती हैं। इनमें आपस में किसी प्रकार की प्रतियोगिता या विरोध नहीं है, ये एक दूसरे की पूरक है। और इस पारस्परिक पूरकता का भाव भारतीय संस्कृति में हमेशा से निहित रहा है। वे चार पुरुषार्थों का उदाहरण करते हैं। काम, तो वो कहते हैं कि भारतीय संस्कृति में ये चार पुरुषार्थ हैं द्वारा जीवन को संतुलित बनाया गया है। ये चारों पुरुषार्थ एक दूसरे पर निर्भर हैं। यही हमारे जीवन का इंटीग्रेशन या एकात्मकता है। धर्म अर्थात कर्तव्यों का पालन, धार्यते हिति धर्मा, हम जो धारण करते हैं, किसी विशेष पद से संबंधित महान दायित्वों को धारण करना, उनकी पूर्ति करना ही धर्म है। तो धर्म, अर्थ का मतलब हो रुपया पैसा, और काम, देह की दैहिक आवश्यकताओं की पूर्ति। तो वो कहते हैं कि तीनों एक दूसरे पर निर्भर हैं भारतीय संस्कृति में, और सभी को हमने महत्व दिया है, न अकेले धर्म को, न अकेले अर्थ को, न अकेले काम को, और न अकेले मोक्ष को। जीवन की संपूर्णता के लिए सभी आवश्यक हैं। समाज के लिए धर्म है, परिवार के लिए अर्थ है, व्यक्ति के खुद के लिए काम है, और मोक्ष आत्मा के लिए है। यही जीवन की संपूर्णता है। ये सब एक दूसरे पर निर्भर हैं। मैंने कहा कि धर्म का अर्थ है कर्तव्यों का पालन, पूजा पाठ नहीं। लेकिन क्या बिना अर्थ के कोई व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन कर सकता है? नहीं कर सकता है। एक पिता के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए संपत्ति यानी कि पैसा चाहिए। आप लोगों की कोचिंग वगैरह के लिए पैसे कौन देंगे? पिता देंगे। अर्थात बिना अर्थ के धर्म संभव नहीं है। लेकिन अर्थ होना कैसे चाहिए? धर्म पूर्वक, यानी कि नियम कानून के अनुसार ही व्यक्ति को अर्थ का संग्रहण करना चाहिए। तो जीवन में धर्म भी आवश्यक है, अर्थ भी आवश्यक है, और काम, ये देह जो कि साधन है, ये भी आवश्यक है। क्योंकि यदि देह साधन है, यदि इसे पर्याप्त पोषण नहीं प्राप्त हुआ, पर्याप्त निद्रा प्राप्त नहीं होती है, यदि इसकी यौन आवश्यकताओं की तृप्ति नहीं होती है, तो भी देह क्या हो जाएगी? रुग्ण हो जाएगी, कॉम्प्लेक्सेस, ग्रंथियां उत्पन्न हो जाएंगी।
और काम के साथ हो, यहां पर भी धर्म आ जाता है कि स्वपत्नी के साथ ही संसर्ग होना चाहिए। और जब ये तीन हो जाएंगे तो चौथा अर्थात मोक्ष अपने आप प्राप्त होगा। बिना धर्म के, बिना अर्थ के, बिना काम के आपको मोक्ष नहीं मिल सकता। अर्थात यही पारस्परिक पूरकता है, म्यूचुअली कॉम्प्लीमेंट्री है। धर्म अर्थ काम एक दूसरे के पूरक है और ये तीनों मिलकर के अंततः मोक्ष के पूरक बन जाते हैं। इस तरीके से भारतीय संस्कृति पारस्परिक पूरकता और इंटीग्रेशन, एकात्मकता के भाव को व्यक्त करती है। और जब तक हमारे समाज में हमने इन चीजों को माना, महत्व प्रदान किया, हमारे जीवन में संतुलन बना रहा। वो कहते हैं कि जीवन के लिए हर चीज आवश्यक है, पैसा भी आवश्यक है, अर्थ भी, काम भी, धर्म भी, लेकिन किसी एक को अधिक महत्व प्रदान करने से समस्या उत्पन्न हो जाएगी। जैसे हमारे जीवन में हमें मल मूत्र का त्याग करना आवश्यक है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि 24 घंटे वहीं पर बैठे रहें, तो बाकी के काम कैसे होंगे। जिस कार्य की जितनी आवश्यकता है उसे उतना ही महत्व प्रदान करना चाहिए। किसी को यदि हमने आवश्यकता से अधिक महत्व प्रदान किया तो जीवन में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है, और व्यक्तियों के जीवन का असंतुलन समाज में असंतुलन उत्पन्न कर देता है, क्योंकि वो कहते हैं कि व्यक्ति और समाज में भी एकात्मकता हुआ करती है। तो व्यक्ति और समाज पारस्परिक पूरक हैं, जैसे कि पश्चिम में है। वो थ्योरी ऑफ सिविल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, सामाजिक संविदा का सिद्धांत है। वो कहते हैं सामाजिक संविदा की बात नहीं है। बिना व्यक्ति के समाज का अस्तित्व नहीं है और समाज के बिना व्यक्ति का अस्तित्व नहीं है। समाज को व्यक्ति के बारे में सोचना चाहिए और व्यक्ति को समाज के बारे में सोचना चाहिए। और यह पारस्परिक पूरकता व्यक्ति और समाज के बीच की भारतीय संस्कृति का आधार रहा है। लेकिन पश्चिम ने व्यक्ति और समाज का द्वैत, डुअलिटी खड़ी कर दी कि दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। कहा गया कि समाज उत्पीड़क है और व्यक्ति को समाज से स्वतंत्रता चाहिए। पश्चिम में व्यक्तिवाद बढ़ने लगा, परिवार और समाज की उपेक्षाएं होने लगी, समाज में संकट उत्पन्न होने लगे। वो कहते हैं कि भारतीय संस्कृति में परिवार का भी महत्व है, समाज का भी और व्यक्ति का भी महत्व है। जैसे कि व्यक्ति अर्थ किसके लिए कर रहा है, परिवार और समाज के लिए, काम उसके स्वयं के लिए है, धर्म समाज के लिए है, मोक्ष उसके स्वयं के आत्मा के लिए है। तो यहां पर सबका महत्व है। तो पारस्परिक पूरकता को हमें पहचानना होगा। उन्होंने कहा कि पाश्चात्य दर्शन ने हमें वाद, प्रतिवाद और संवाद सिद्धांत दिया, जो कि हीगल के द्वारा दिया गया सबसे पहले। वाद, संवाद, जिसको इंग्लिश में कहते हैं थेसिस, थेसिस, एंटीथेसिस इक्वल टू थेसिस। यानी कि एक वाद होता है, स्वाभाविक रूप से उसका एक विरोधी वाद हुआ करता है। दोनों में संघर्ष होता है और अंततः दोनों अपनी कुछ विशेषताओं को त्याग कर कुछ विशेषताएं एक दूसरे की ग्रहण कर लेते हैं, और इस तरीके से एक तीसरी अवस्था निर्मित हो जाती, जिसे कहा जाता है सिंथेसिस या संवाद का। और वो कहते हैं कि इस विचार के द्वारा पश्चिम ने सामाजिक संघर्ष को वैधता प्रदान कर दी। उन्होंने कहा कि सामाजिक संघर्ष अनिवार्य है, ये होता ही है। और इस तरीके से दीनदयाल जी कहते हैं कि पश्चिम ने समाज में संघर्ष को स्थापित किया, उसे मान्यता प्रदान की, उसे बढ़ावा दिया, जबकि समाज में संघर्ष नहीं, सहयोग प्रधान है। और संघर्ष तो आपवादिक यानी कि एक्सेप्शनल होता है, आपवादिक होता है। इसी प्रकार से उन्होंने कहा कि डार्विन की थ्योरी आ गई, जिसको लोगों ने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहा, समर्थ का जीवत्व।
यानी कि समाज में वही जीवित रहेगा जिसके अंदर सामर्थ्य होगा, जिसे उन्होंने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कहा, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत। यानी कि जो सामर्थ्यवान होगा, योग्य होगा, उसी का चुनाव होगा जीने के लिए, और जो कमजोर होंगे वो नष्ट हो जाएंगे। और दीनदयाल जी ने कहा कि इस सिद्धांत के द्वारा समाज में शक्तिशाली के द्वारा कमजोर के शोषण को वैध ठहराया गया, कहा गया कि यही तो प्रकृति का नियम है। उन्होंने कहा कि पाश्चात्य दर्शन है, इसी दर्शन के आधार पर पाश्चात्य विचारकों ने पूरी दुनिया का शोषण किया है। इन यूरोपीय राष्ट्रों ने तमाम यूरोपियन और एशियाई राष्ट्रों को अपनी कॉलोनी बनाया, उनके लोगों का, समाजों का शोषण किया। उन्होंने कहा कि यदि हमें यही करना था, समर्थ का जीवत्व के ही सिद्धांत को मानना था, वो समर्थ के जीवत्व के सिद्धांत से इनकार भी नहीं करते हैं, वो कहते हैं उसमें सत्यता है, लेकिन वो प्राकृतिक सिद्धांत है, और ये प्राकृतिक सिद्धांत प्राकृतिक जीवन जीने वाले जंगली जानवरों के लिए है, जिन्हें इंग्लिश में वाइल्ड एनिमल्स कहा जाता है। उन्होंने कहा कि जंगली जानवर जो कि अन्न पैदा नहीं कर सकते, प्रकृति ने, ईश्वर ने उन्हें वो क्षमताएं ही नहीं दी कि वे अपना भोजन उत्पादित कर सकें, और इसके लिए उन्हें अपने एग्जिस्टेंस, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि वे दूसरे जानवर को मार लें और उसे खा जाएं। और इसलिए वो प्राकृतिक जीवन का, जंगल का कानून है। उन्होंने कहा कि मानवीय समाज की रचना क्यों की गई? इसीलिए मानवीय समाज की रचना की गई दीनदयाल जी के अनुसार, जिसमें कि कमजोर भी जीवन जी सके। और यदि मानवीय समाज की रचना की गई, इसलिए की गई कि चाहे कोई शक्तिशाली हो या कमजोर हो, सबको जीवन जीने का अधिकार है, तो फिर प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत को हमें समाज के लिए त्यागना होगा। अगर यही करना था तो समाज की स्थापना करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। प्रकृति ने मनुष्य को असीम क्षमताएं दी हैं, अनलिमिटेड कैपेसिटीज, कैपेबिलिटीज, एबिलिटीज प्रदान की हैं। उन असीम क्षमताओं का प्रयोग करके हम अपना उदर पूर्ति कर सकते हैं, दूसरों की सहायता कर सकते हैं। हमें किसी को मारने की, दूसरे का शोषण करने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है तो अपनी क्षमताओं का प्रयोग करने की। और इसलिए उन्होंने कहा कि सिद्धांत जो कि आज अर्थ को सब कुछ मान रहे हैं, तो हमने अर्थव्यवस्था को, आर्थिक उपलब्धियों को इतना महत्व प्रदान कर दिया है कि हमारे जीवन में असंतुलन आ गया है। और इसलिए दीनदयाल जी कहते हैं कि जीवन में एकात्मकता हमें भारतीय संस्कृति के अनुसार पुनः स्थापित करनी होगी। पारस्परिक पूरकता, जीवन के समस्त पक्ष, शिक्षा, अर्थव्यवस्था, राजनीति, धर्म, परिवार, सब एक दूसरे के पूरक हैं, विरोधी नहीं। सबको हमें संतुलित महत्व प्रदान करना होगा, और तभी हमारे जीवन में संतुलन आएगा। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जैसे सिद्धांतों का त्याग करना होगा, और हमें एक दूसरे के लिए पूरक बनना होगा, म्यूचुअली कॉम्प्लीमेंट्री बनना होगा। कैसे बनेंगे? प्रकृति प्रदत्त इन शारीरिक और मानसिक क्षमताओं का प्रयोग करके जो कमजोर हैं, हमें उनके लिए भी सहायक बनना होगा। संघर्ष नहीं, सहयोग, पारस्परिक पूरकता। तो व्यक्ति के जीवन के समस्त पक्ष एकात्मक हैं, व्यक्ति और समाज की एकात्मकता है, और समाज के सभी पक्षों में एकात्मकता है। अर्थव्यवस्था, राजनीति, धर्म सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि धर्म का अंकुश नहीं होगा तो राजनीति क्या हो जाएगी? पतित हो जाएगी। इसी प्रकार से यदि अर्थव्यवस्था विकसित नहीं होगी तो शैक्षिक सुविधाएं कहां से प्रदान की जाएंगी, और यदि शिक्षा नहीं होगी तो व्यक्तियों के व्यक्तित्व का विकास कहां से हो जाएगा। और यदि शिक्षा नहीं होगी तो अर्थव्यवस्था भी विकसित नहीं होगी। तो सब एक दूसरे के पूरक हैं, सबको हमें संतुलित और आवश्यक महत्व प्रदान करना होगा। यही एकात्म मानववाद का सिद्धांत है, दीनदयाल जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया। यही इसका महत्व है कि ये हमारे जीवन में संतुलन की स्थापना करता है।
को समाप्त कर दिया करता है, सामाजिक संघर्ष को समाप्त कर रहा है, समाज में उत्पन्न शोषण और उत्पीड़न को समाप्त कर रहा है, क्योंकि वे पाश्चात्य सिद्धांतों पर आधारित है और समाज में सहयोग, कोऑपरेशन को प्रमुखता प्रदान कर रहा है। आलोचनाएं क्या हैं? विचारकों के दर्शन में कुछ अच्छे तत्व भी शामिल हैं, दीनदयाल जी ने उनकी चर्चा नहीं की। यही आलोचना है। उन्होंने पाश्चात्य दर्शन, पाश्चात्य संस्कृति के सिर्फ नकारात्मक पक्षों की चर्चा की और उनके तमाम सकारात्मक पक्षों की उपेक्षा कर दी। ये एकमात्र आलोचना है। अब हम बात करते हैं, ये आलोचनाएं हो गई, तो इस तरीके से मित्रों ये दीनदयाल जी के एकात्म मानववाद का सिद्धांत है। हमें अपने जीवन में इस सिद्धांत को अपनाना चाहिए। इसी में हमारा, परिवार का और समाज का हित निहित है। आप हमसे जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगली क्लास तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।